विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके कोर्स में या उनके सिलेबस में ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, वह कौन सा महत्वपूर्ण नेता था जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ? बाल गंगाधर तिलक। यह प्रश्न बहुत सारे जवाब देता है। यह प्रश्न उस सवाल का जवाब देता है कि अपने समय में कांग्रेस से जुड़े हुए सारे बड़े व्यक्तित्व रहे हैं और सारे व्यक्तित्व के लोगों को मौका मिला है कांग्रेस की अध्यक्षता करने का, सिवाय बाल गंगाधर तिलक का। इसमें सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे बड़े पुरुष भी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। और लेकिन यदि हम आज की बात करें तो हम क्या करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम इतिहास पे बहुत पुराने नहीं जाएंगे, हम वर्तमान में कांग्रेस की स्थितियों, परिस्थितियों और अवस्था पर चर्चा करेंगे। हम विषय में आगे बढ़े उससे पहले सादर अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। नमस्कार साथियों, बात शुरू होती है 2013 से। 2013 में राहुल गांधी सुपर मैन की तरीके से अवतरित होते हैं और एक ऐसी अध्यादेश के पर को बिल्कुल वो नॉनसेंस बोल देते हैं, जो उन्हीं की सरकार द्वारा, उन्हीं के समर्थित कैबिनेट द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि क्या एक व्यक्ति अपने संगठन से इतना बड़ा हो जाता है, अपनी सरकार से इतना बड़ा हो जाता है कि खुले में ओपनली वह अपने ही सरकार के डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है, और क्रिटिसाइज करने का जो स्तर होता है वह बिल्कुल निचले स्तर का होता है। इतना नॉनसेंस तरीके का काम तो शायद और कोई नेता नहीं कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है, या फिर इससे पहले आप कह सकते हैं कहानी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन इसके साथ कहानी सामने आती है। मनमोहन सिंह काफी नाराज होते हैं और बाद में मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने भी कहा था कि मनमोहन सिंह इतने दुखी होते हैं वो रिजाइन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और रिजाइन देने का मन बना लेते हैं। सोनिया गांधी की हस्तक्षेप, उनके मान मनोबल के बाद सरदार मनमोहन सिंह मान जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद कहानी इतना व्यापक रूप से आती है कि आपने अभी पिछले शुक्रवार को देखा कि कांग्रेस में 50 सालों तक कार्य कर चुके कांग्रेस के वर्तमान में वरिष्ठतम नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने भी बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही कष्ट के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया। और उन पर आरोप वही पुराना घिसा पिटा आरोप कि पावर हंगर, पावर ग्रीडी जैसे जैसे शब्दों को उनके ऊपर आक्षेपित किया गया। लेकिन कितने लोगों पर आप पावर हंगर का आरोप लगाओगे? कितने लोगों के ऊपर? पिछले 8 सालों में लगभग 80 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और यह सिलसिला 2014 से पहले ही प्रारंभ हो चुका था, जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो आप एक आरोप के बल पे इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि आप ही सत्य हैं? समस्या यह है, जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने अपने 5 पन्ने की इस्तीफे में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चलाने का प्रयास किया जा रहा है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पावर भी रखो, जिम्मेदारी मत रखो। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि पिछले 3 सालों से कांग्रेस एक कार्यवाहक अध्यक्ष से अपना कार्य चला रही है और नए नेताओं को, युवा नेताओं को कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है। जयवीर ने अभी जल्द ही कांग्रेस छोड़ी थी। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के एक युवा नेता थे। अदिति सिंह जैसे युवा नेता इस कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, जिनका कांग्रेस में भविष्य था। अब नेपोटिज्म की बात करने वाली भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद जैसे नेताओं को अपने में शामिल करती है और कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। कितने लोग इस तरीके से कांग्रेस छोड़ रहे हैं और पार्टी आला कमान आखिर कर क्या रहा है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या पिछले 8 सालों में 49 विधानसभा चुनावों में 39 चुनाव में हार और मात्र 4 विधानसभा चुनावों में जीत के आधार पर आला कमान अपने आप को कितना मजबूत समझता है? वर्तमान में आप देखिए, अभी इसी वर्ष चुनाव हुआ उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में लगभग कांग्रेस की सरकार आने की कंडीशन बनने ही वाली थी कि कांग्रेस में आपस में ही मुठ फुटाफुट चालू हो गई, आपस में ही लड़ाई चालू हो गई, एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए नेता उतारू हो गए। वर्तमान हिमाचल में देखिए, वहां इनकम्बेंसी को लेकर के बहुत ही सहज तरीके से कहा जा सकता है कि वहां से वर्तमान बीजेपी सरकार हट जाएगी, लेकिन आखिर लाए तो लाए किसे? कांग्रेस तो पहले ही अभी आनंद शर्मा ने वहां के इंचार्ज पर से इस्तीफा दे दिया, और दूसरे राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं, उनका बीसीसीआई में अनुराग ठाकुर से टोटा भिड़ा हुआ है, तो वो भी उतना खुल करके कांग्रेस के साथ खड़े नहीं है। तो इस प्रकार से आधे मन से कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? कब तक कांग्रेस इस तरीके से अपने आप को खुद ही अपने हाथों से जलाती रहेगी? अब आप कहेंगे कि आप कांग्रेस को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? सवाल लाजमी है, लेकिन आपको समझना होगा, लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी ही लोकतंत्र को जीवंत रखती है। लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता पक्ष हो, उतना मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। नहीं तो हमारे देश ने 3 बार देखा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी देने का क्या परिणाम हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? इमरजेंसी। और कितने घटिया तरीके से बोफोर्स जैसे तोप घोटालों को राजीव गांधी सरकार ने हैंडल किया और उसमें बचाने का प्रयास किया। अब आरोपियों को, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, इससे पहले नेहरू को तो आप लोग जानते हैं कितनी बार सरकारें लोग क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन उस समय का विपक्ष लोहिया के हाथ में हुआ करता था, जो बड़े जीवंत, बड़े साहस, बड़ी बहादुरी से अपनी बात रखते थे, और वह कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। तो वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस में धमा चौकड़ी मची हुई है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए भी नुकसान है। क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती है? क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस की भविष्य की, वर्तमान की चाबी है? इसे समझना होगा। और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो वास्तविक लोकतंत्र में विश्वास करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति अपनी बात रखे। आज वर्तमान में कांग्रेस का सिकुड़ना 2 कारणों से बहुत तेजी से हो रहा है। एक तो उनका आपसी अंतर्द्वंद जो कि प्रमुख है। भारत जोड़ो यात्रा में संलग्न कांग्रेस के लोग कांग्रेस जोड़ो ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा। और दूसरी बात, उनके सामने 2 बड़े प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं। एक तो महाकाय, महाविशाल भाजपा, जिसे जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन साबित कर चुकी है, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, नवप्रवेशी का राजनीति में वह कांग्रेस की खोई हुई जमीन को इतना तेजी से कब्जा कर रहे हैं कि गुजरात के चुनाव को देखा जाए तो पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर टक्कर दी थी, पूरा नेक टू नेक मुकाबला हुआ था, बड़ी मुश्किल से बीजेपी वहां से जीत कर आई थी, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? उनकी जमीन खिसक रही है और जमीन पर प्लांटेशन का काम कर रहा है, नए पौधे लगाने का काम कर रहा है आम आदमी पार्टी। तो कहीं कहीं कांग्रेस खुद ही रिप्लेस हो जा रही है, एक सैंडविच की तरह बीच में दबती चली जा रही है। जिस प्रकार से आम आदमी का उभार और बीजेपी का पराक्रम, बीजेपी का फैलाव। इसलिए कांग्रेस जो कि हमारे देश का एक ऐतिहासिक पुराना संगठन है, मुझे तो लगता है कि गांधी जी की बात ही मान लेनी चाहिए, जब उन्होंने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भंग कर देना चाहिए, इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में इस देश में काम करना चाहिए। यदि इसी पर ही काम किया जाए तो वर्तमान जो मुठ फुटौल है, जो सर फोड़े जा रहे हैं, उससे कई गुना बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी और आप समझ सकते हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी क्या है। आज के न्यूज चैनल जो है जिस प्रकार से आपके सामने बातें रखते हैं, जिस प्रकार से एक तरफा रिपोर्टिंग होती है, वो अभी बहुत भयानक है। और साथ ही साथ इन बातों को आप अपने मंतव्य में रखिए कि कभी भी एक पार्टी रूल, कभी भी एक विचारधारा का शासन सबके लिए सुलभ, सहज और सुखदायी नहीं होता है। तो इस देश के गुलदस्ते को, तरह तरह फूलों को सजाए रखिए, इस देश को और सुंदर बनाने में अपना योगदान देते रहिए। जल्द ही फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, चिंतन और मनन जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।